फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे सर्वकालीन महान खोजकर्ता। तो ये हमारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वीडियो में हम जानेंगे महान खोजकर्ता कौन कौन से रहे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं लेइफ एरिक्सन के बारे में। तो लेइफ एरिक्सन ऐसा माना जाता है कि नॉर्डिक अन्वेषक लेइफ एरिक्सन उत्तर अमेरिका महाद्वीप की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। एरिक्सन ने क्रिस्टोफर कोलंबस से 500 वर्ष पहले ही उत्तर अमेरिका की यात्रा कर ली थी। सागा ऑफ द ग्रीनलैंड्स नामक साहित्य के अनुसार लेइफ एरिक्सन का जन्म आइसलैंड में हुआ था तथा उन्होंने विनलैंड में एक उपनिवेश की स्थापना की थी, जिसे आज न्यू फाउंडलैंड द्वीप में लॉस ओ मैडो के नाम से जाना जाता है। अगले खोजकर्ता है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो एक इटालियन व्यापारी, अन्वेषक और लेखक थे। मार्को पोलो ने मंगोल साम्राज्य के वर्चस्व के दौरान पूरे एशिया क्षेत्र की यात्रा की थी। 17 वर्ष की आयु में मार्को पोलो द्वारा खोजे गए मार्ग को अब सिल्क रोड कहा जाता है। मंगोल शासक कुबलई खान के शासनकाल में चीन पहुंचने वाला मार्को पोलो 25 वर्ष तक विदेश में रहा था। मार्को पोलो की यात्राओं का विवरण द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक पुस्तक में मिलता है। यद्यपि मार्को पोलो चीन तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नहीं था, परंतु अपने अनुभव का एक विस्तृत तिथि ग्रंथ छोड़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। कहा जाता है कि कोलंबस ने मार्को पोलो के ट्रेवल्स की एक प्रतिलिपि के साथ ही न्यू वर्ल्ड की यात्रा की थी। अगले खोजकर्ता हैं झेंग हे। तो चीनी अन्वेषक झेंग हे को चेंगहो, मा शानवाओ तथा मा हे नामों से भी जाना जाता है। एक हुई परिवार अर्थात चीनी मुस्लिम परिवार से संबंध रखने वाले झोंग हे एक नौसेना अधिकारी और कूटनीतिज्ञ था, जिसने हिंद महासागर के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के प्रभाव को बढ़ाने में सहायता की थी। उसने 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व में खोज यात्रियों का नेतृत्व किया था। झेंग हे ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होकर पुर्तगालियों के भारत पहुंचने की घटना से लगभग 100 वर्ष पहले 7 नौसैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। झेंग हे को योंगले साम्राज्य के राजनयिक एजेंडों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और झेंग हे के अंतिम अभियान से लौटते समय 1433 ईसा में कालीकट भारत के समीप जहाज में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगले खोजकर्ता इब्न बतूता। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी इब्न बतूता एक विश्वविख्यात मुस्लिम अन्वेषक और लेखक था, जिसका पूरा नाम अबू अब्द अल्लाह मोहम्मद इब्न अब्द अल्लाह अल-लवाती अल-तंजी इब्न बतूता था। इब्न बतूता को रेहला नामक अपने अध्ययन यात्रा के लिए भी जाना जाता है। इब्न बतूता का भ्रमण लगभग 30 वर्ष तक चला और इस दौरान उसने सभी इस्लामी देशों सहित भारत की भी यात्रा की थी। इब्न बतूता ने अपने भ्रमण के दौरान 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा की। मात्र 21 वर्ष की आयु भ्रमण पर निकलने वाले इब्न बतूता के भ्रमण वृत्तांत को मोरक्को के सुल्तान के आदेश पर इब्न जोजै द्वारा लेखबद्ध किया गया। इसकी प्रति पेरिस फ्रांस के एक राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब बात करते हैं बार्तोलोमियो डियाज। तो पुर्तगाल अन्वेषक बार्तोलोमियो डियाज पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने केप ऑफ गुड होप से होते हुए समुद्री मार्ग से पूर्व की ओर यात्रा की। 1488 ईसा में डियाज की इस यात्रा से अटलांटिक और हिंद महासागर के रास्ते एशिया महाद्वीप में जाने का समुद्री मार्ग खुला। बार्तोलोमियो डियाज को 15वीं शताब्दी के दौरान अटलांटिक महासागर की यात्रा करने वाले पुर्तगाली अन्वेषकों में शीर्ष स्थान दिया जाता है। अपने अभियान के बाद डियाज कुछ समय के लिए गिनी में बस गया, जहां पुर्तगाल द्वारा स्वर्ण व्यापार स्थल स्थापित किया था। इसके अलावा डियाज ने वास्को डी गामा के अभियान के लिए जहाज निर्माण सलाहकार के
रूप में भी सेवा दी थी। अगले हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन खोजकर्ता थे जिसकी यात्राओं को ट्रांस अटलांटिक उपनिवेशीकरण की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। एक ऊन व्यापारी के पुत्र कोलंबस का जन्म 1451 ईसा में जेनोआ इटली में हुआ था। कोलंबस ने यूरोप से एशिया तक सीधे जलमार्ग की खोज के लिए 1492, 1493, 1498 और 1502 ईसा में 4 बार स्पेन से अटलांटिक महासागर में यात्राएं की, परंतु वह कभी भी इसमें सफल नहीं हुए तथा भूलवश यूरोप से अमेरिका तक का जलमार्ग खोज लिया। कोलंबस से सेंटा मारिया पेंटा नीना नामक जहाज़ों से 1492 ईसा में अमेरिका की खोज की। कोलंबस को यूरोपीय उपनिवेशीकरण के लिए अमेरिका तक के मार्ग को खोजने का श्रेय दिया जाता है। कोलंबस के अभियानों से सदियों तक चलने वाली खोज विजय और उपनिवेशवाद काल की शुरुआत हुई, जो आधुनिक पश्चिमी दुनिया के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई। अब जानते हैं अफोंसो डी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क तो पुर्तगाली सैनिक व अन्वेषक अफोंसो डी अल्बुकर्क गोवा के विजेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अल्बुकर्क ने अपने सैन्य और प्रशासनिक गतिविधियों से हिंद महासागर में पुर्तगाली औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया था। अल्बुकर्क यूरोपीय पुनर्जागरण के पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने फारस की खाड़ी पर हमला किया था। इसके अलावा अल्बुकर्क ने लाल सागर में एक यूरोपीय बेड़े द्वारा पहली यात्रा का नेतृत्व भी किया था। अल्बुकर्क के सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के आमतौर पर पूर्व, मध्य पूर्व और पूर्वी आसिनिया के मशाला मार्गों में पुर्तगाली साम्राज्य के निर्माण और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अल्बुकर्क ने एक नौसैनिक अधिकारी के रूप में उत्तर अफ्रीका में 10 वर्ष व्यतीत किए थे। 1515 ईसा में हारमुज द्वीप अभियान के दौरान अल्बुकर्क की बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अमेरिगो वेस्पूची। तो अमेरिगो वेस्पूची फ्लोरेंस इटली में जन्मे अमेरिगो वेस्पूची एक अन्वेषक, खोजकर्ता और व्यापारी था जिसने न्यू वर्ल्ड संबंधी प्रारंभिक यात्राओं में भाग लिया था। अमेरिका महाद्वीप का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है। वेस्पूची ने 1497 से 1504 ईसा के मध्य समुद्री यात्राएं की थीं। न्यू वर्ल्ड को सबसे पहले पहचानने का श्रेय अमेरिगो वेस्पूची को ही दिया जाता है। भौगोलिक अन्वेषकों के इतिहास में वेस्पूची की पहली यात्रा का बड़ा महत्व है। इसके बाद विद्वानों को विश्वास हुआ कि उपयुक्त भाग न्यू वर्ल्ड के हिस्से थे। पहली बार 1507 ईसा में उस समय अमेरिका नाम का पहली बार उपयोग किया गया, जब अमेरिगो वेस्पूची के अभियानों पर आधारित जानकारी से न्यू वर्ल्ड का नया मानचित्र विकसित किया गया। अब बात करते हैं जॉन कैबोट। तो इटली के खोजकर्ता जैन कैबोट का मूल नाम जियोवानी काबोतो था। कैबोट ने 1497 ईसा में इंग्लैंड के हेनरी सप्तम के आदेश के तहत उत्तर अमेरिका के तटों की खोज की थी, जिन्हें अब न्यू फाउंडलैंड नाम से जाना जाता है। यह 11वीं शताब्दी में नोर्से की विनलैंड यात्रा के बाद तटीय उत्तर अमेरिका की पहली यूरोपीय खोज थी। कैबोट की 1497 और 1498 ईसा की यात्राओं से कनाडा पर ब्रिटिश दावे के लिए आधारभूत कार्य करने में सहायता मिली थी। कैबोट के जीवन और उनकी यात्रा की सटीक विवरण अभी भी इतिहासकारों और कार्टोग्राफरों के बीच विवाद का विषय है। कैबोट ने उत्तर अटलांटिक में एक छोटे मार्ग की खोज के संबंध में भी यात्राएं की थी, जो बाद में उत्तर अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों की स्थापना में महत्वपूर्ण साबित हुई। कैबोट ने जिन क्षेत्रों की यात्रा की उन्हें अपनी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर नाम दिए गए। इनमें केप डिस्कवरी, सेंट जॉन आइसलैंड, सेंट जॉर्ज केप, ट्रिनिटी आइलैंड और केप ऑफ इंग्लैंड शामिल थे। अब जानते हैं फ्रांसिस्को पिज़ारो। फ्रांसिस्को पिज़ारो तो स्पेनिश अन्वेषक फ्रांसिस्को पिज़ारो इंका साम्राज्य को पराजित करके उसे
स्पेन का साम्राज्य बनाने तथा लीमा पेरू शहर के स्थापना के रूप में प्रसिद्ध हैं। स्पेनिश अन्वेषक वास्को नूनेज डी बाल्बो के 1533 ईसा के अभियान पर एक सैनिक के रूप में कार्य करने वाले पिजारो ने एक अभियान के दौरान प्रशांत महासागर की खोज की। पिजारो ने 1524 ईसा में डिएगो डी अलमाग्रो के साथ साझेदारी में पेरू की यात्रा की तथा स्पेन की इस क्षेत्र में आधिपत्य की नींव रखी। फ्रांसिस्को पिजारो ने इसके अलावा चिली और कोलंबिया में स्पेनिश उपनिवेशों की स्थापना में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। फ्रांसिस्को पिजारो और अलमाग्रो में बढ़ती प्रतिद्वंदिता के कारण 1538 ईसा में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसमें अलमाग्रो मारा गया तथा 1541 में ईस्वी में अलमाग्रो के एक समर्थक ने फ्रांसिस्को पिजारो की हत्या कर दी। अब बात करते हैं फर्दिनांद मैगलन। तो फर्दिनांद मैगलन पुर्तगाल का एक प्रसिद्ध अन्वेषक और नेविगेटर था। मैगलन ने पुर्तगाल और स्पेन के झंडे के तहत समुद्री यात्राएं की थीं। स्पेन से दक्षिण अमेरिका की यात्रा करने वाले मैगलन ने प्रशांत महासागर के पार मैगलन जल डमरू मध्य का पता लगाया। मैगलन प्रशांत महासागर को पार करने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे। मैगलन ने मशाला द्वीप नाम से विख्यात मलेशिया के मुलुक द्वीप के लिए पश्चिम से होकर मार्ग खोजने में स्पेन के शासक चार्ल्स प्रथम की सहायता की थी। उस समय पुर्तगाल और स्पेन के मध्य मशालों के लिए लेकर प्रतिद्वंद्विता रहती थी। मैगलन के समय में लौंग यूरोप में सबसे मूल्यवान मशाला था। अब जानते हैं लॉरेंसो डी अल्मीडा। तो पुर्तगाल के अन्वेषक और सैन्य कमांडर लॉरेंसो डी अल्मीडा सिलोन के अभियान के लिए जाना जाता है, जो संभवतः इस द्वीप के लिए पुर्तगाल का पहला अभियान था। पुर्तगाली भारत के पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपने पुत्र लॉरेंसो डी अल्मीडा को मालदीव्स की खोज तथा व्यापार संबंधों की स्थापना के लिए भेजा गया था। लॉरेंसो ने इस क्षेत्र में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि कर 1505 में कोलंबो में उपनिवेश स्थापित किया। लॉरेंसो ने 1506 ईसा में कन्नानौर के युद्ध में जमोरिन को पराजित किया। इसके 2 वर्ष बाद भारत के तटीय क्षेत्र में चोल के युद्ध के दौरान एक नौसैनिक कार्यवाही के तहत लॉरेंसो डी अल्मीडा की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं हर्नान कोर्टेस। तो हर्नान कोर्टेस स्पेन के अन्वेषक व योद्धा हर्नान कोर्टेस को एज़टेक साम्राज्य को समाप्त करने तथा स्पेनिश साम्राज्य के लिए मेक्सिको को जीतने के लिए जाना था। कोर्टेस ने 19 वर्ष की आयु में न्यू वर्ल्ड के लिए पहली समुद्री यात्रा की थी। इसके बाद कोर्टेस क्यूबा के अभियान में शामिल हुआ। एक मध्य स्पेनिश परिवार में जन्मे हर्नान कोर्टेस ने उत्तर अमेरिका में स्पेन की स्थिति को मजबूत करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। शासक चार्ल्स प्रथम द्वारा हर्नान कोर्टेस को 1552 ईसा में न्यू स्पेन का गवर्नर बनाया गया। कोर्टेस ने सेंटो डोमेंगो नामक द्वीप की खोज की थी। अब बात करते हैं जैकस कार्टियर। फ्रांसीसी अन्वेषक जैकस कार्टियर के कनाडा तट और सेंट लॉरेंस नदी अभियानों ने उत्तर अमेरिका में फ्रांसीसी दावों को आधार प्रदान किया था और कार्टियर ने कनाडा देश के नामकरण का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने वर्तमान के क्यूबेक शहर को कनाता, जिसको ह्यूरेन भाषा का शब्द है, नाम दिया, जिसे कालांतर में पूरे देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा। जैकस कार्टियर द्वारा न्यू फाउंडलैंड के पश्चिमी तट और सेंट लॉरेंस खाड़ी की खोज की गई थी। इसके अलावा कार्टियर को प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की खोज का भी श्रेय दिया जाता है। जैकस कार्टियर न्यू वर्ल्ड को औपचारिक रूप से यूरोप एशिया से अलग भूमि मानने वाले पहले व्यक्तियों में से एक था। अब बात करते हैं फ्रांसिस ड्रेक। तो फ्रांसिस ड्रेक डेवोनशायर इंग्लैंड में जन्मे फ्रांसिस ड्रेक एक नौसेना अधिकारी थे, जिन्होंने 1577 से 80 ईसा के दौरान पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की। वह एलिजाबेथ युग के सबसे विख्यात जहाजी या नाविक के रूप में विख्यात हैं। वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने वाले इंग्लैंड वासी थे।
ड्रेक ने पेलिकन, जिसे बाद में गोल्डन वाइट के नाम दिया गया, नाम जहाज से परिक्रमा पूरी की। 1596 ईसा में पनामा के तट पर ड्रेक की मृत्यु हुई। इनकी पूरी वेशभूषा और कवच के साथ कीमती ताबूत में समुद्र में ही दफनाया गया था। उत्साही गोताखोर और खजाने की खोज करने वाले आज भी ड्रेक को दफनाए गए स्थान की खोज में लगे रहते हैं। अब बात करते हैं वाल्टर रेले। तो सर वाल्टर रेले इंग्लैंड के एक अन्वेषक, लेखक, साहसी व्यक्तित्व थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के करीबी रहे। वाल्टर रेले को 1585 ईसा में नाइट की उपाधि दी गई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के कार्यकाल के दौरान वाल्टर रेले ने 3 बार अमेरिका महाद्वीप की यात्रा की थी। वाल्टर रेले को इंग्लैंड में तंबाकू को लोकप्रिय बनाने के लिए भी ख्याति प्राप्त है। वाल्टर रेले को व्यापार विशेषाधिकार देकर अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना के लिए भेजा गया था। एलिजाबेथ प्रथम उत्तराधिकारी जेम्स प्रथम वाल्टर रेले पर विश्वास नहीं करते थे और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड दे दिया, जिसे बाद में कम करा जीवन कारावास कर दिया। वाल्टर रेले ने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक की रचना की 1614 में। अब बात करते हैं सैमुअल डी चैंप्लेन। तो सैमुअल डी चैंप्लेन एक फ्रांसीसी अन्वेषक और कार्टोग्राफर थे, जिन्हें न्यू फ्रांस और क्यूबेक शहर की स्थापना और शासन के लिए जाना जाता है। न्यू फ्रांस के जनक नाम से विख्यात चैंप्लेन ने अटलांटिक के पार 21 से 29 यात्राएं की थी। कनाडा के इतिहास में चैंप्लेन का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने कनाडा के तट पर परिशुद्ध मानचित्र बनाया था, जिससे इस क्षेत्र में बसावट को सहायता मिली। चैंप्लेन 1601 से 3 ईसा तक किंग हेनरी IV के भूगोलवेत्ता भी रहे। चैंप्लेन के नाम पर उत्तर अमेरिका में कई स्थानों, रास्तों, इमारतों आदि का नामकरण किया गया, जिनमें चैंप्लेन झील प्रमुख है। यह झील उत्तरी न्यूयॉर्क और वर्मोंट की सीमा पर स्थित है तथा इसका कुछ भाग कनाडा में भी है। अब बात करते हैं जियाम बैरेट। तो जियाम बैरेट फ्रांस की अन्वेषक व वनस्पति शास्त्री जियान बैरेट को विश्व की परिक्रमा पूरी करने वाली पहली महिला समुद्री यात्री के रूप में जाना जाता है। जियाम बैरेट 1766 से 60 ईसा, सॉरी एक गलत टाइप हो गया, 1660 ईसा लुइस एंटोइन डी बाउनगेनविली के अभियान के सदस्य थे। इस अभियान में ला बोउडेज और एटोइज नामक जहाज शामिल थे और इस यात्रा के दौरान बैरेट ने हजारों की संख्या में पौधों की प्रजातियों का पता लगाया था। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक पौधे की प्रजाति का नामकरण बैरेट के नाम पर कर दिया गया। इस पुष्पीय पौधे को सोलेनम बैरेटी नाम दिया गया। जियाम बैरेट अपनी समुद्री यात्रा में स्वयं को पुरुष बताकर शामिल हुई थीं और ब्रिटिश इतिहासकार ग्लाइनिस रिडले ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ जियाम बैरेट में जियाम बैरेट की उपलब्धियों का विवरण दिया। अब बात करते हैं वास्को डी गामा। पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते पश्चिमी यूरोप से पूर्वी देशों तक के जलमार्ग की खोज की थी। इन्हीं यात्राओं के तहत वास्को डी गामा ने 1498 ईसा में भारत के लिए जलमार्ग की खोज की। यूरोपीय खोज युग के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक वास्को डी गामा अरब सागर का महत्वपूर्ण नौसेनानी और ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। वास्को डी गामा ने 1497 से 99, 1502 से 3 और 1524 में 3 बार भारत की यात्रा की और तीसरी बार पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आए। वास्को की 1524 ईसा के अंत में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज महत्वपूर्ण थी, जिसने पुर्तगालियों के लिए एशिया में दीर्घकालिक औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। बात करते हैं जॉर्ज वैनकूवर। तो कैप्टन जॉर्ज वैनकूवर रॉयल नेवी का एक ब्रिटिश अधिकारी तथा एक अन्वेषक था, जो अपने 1791 से 95 अभियान के लिए विशिष्ट रूप से जाना जाता है। इसने समकालीन अलास्का के तटों, ब्रिटिश कोलंबिया, वॉशिंगटन और ऑरेगन की खोज कर उनको सूचीबद्ध किया था। जॉर्ज वैनकूवर द्वारा हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण पश्चिमी तट की खोज भी की गई।
भी की गई थी। और 13 वर्ष की आयु में रॉयल नेवी में प्रवेश करने वाले जॉर्ज वैनकूवर 1772 से 75 और 1776 से 80 ईसा के जेम्स कुक की दूसरी और तीसरी जल यात्रा में उसके साथ थे। कनाडा में वैनकूवर द्वीप और वैनकूवर शहर नाम से इन्हीं के नाम पर है। इनके अलावा अमेरिका में वैनकूवर, वाशिंगटन, यूकोन, अलास्का सीमा पर स्थित माउंट वैनकूवर और न्यूजीलैंड की छठी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है। वॉयेज ऑफ डिस्कवरी टू द नॉर्थ पैसिफिक आशियन एंड राउंड द वर्ल्ड 1790 से 95 मानचित्रों के 3 संस्करण इनकी प्रमुख रचना है, जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। बात करते हैं जॉन स्मिथ। तो न्यू इंग्लैंड के एडमिरल, अंग्रेज सैनिक, अन्वेषक और लेखक जॉन स्मिथ ने न्यू वर्ल्ड में इंग्लैंड के पहले स्थायी उपनिवेश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके प्रचार लेखों ने अमेरिकन साम्राज्य की स्थापना के लिए अंग्रेजों के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जॉन स्मिथ के प्रयासों से उत्तर अमेरिका में पहला अंग्रेजी उपनिवेश जेम्स टाउन कॉलोनी अस्तित्व में आया। जॉन स्मिथ ने 16 से 17 वर्ष की आयु में नीदरलैंड के लिए स्पेन की स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लिया था। जॉन स्मिथ की पुस्तकें और मानचित्र न्यू वर्ल्ड के अंग्रेजी उपनिवेशीकरण को बढ़ावा बढ़ाने में उल्लेखनीय सहायक सिद्ध हुई थी। जॉन स्मिथ की पुस्तकों में ए डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू इंग्लैंड, मैप ऑफ वर्जीनिया विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री, द जर्नल हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया और न्यू इंग्लैंड एंड द समर आइजल्स आदि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं जेम्स कुक। तो ब्रिटिश नौसेना अधिकारी जेम्स कुक एक अन्वेषक, नेविगेटर, कार्टोग्राफर और रॉयल नेवी से कैप्टन थे। कैप्टन जेम्स कुक ने अपने जहाज HMB एमडेवर पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। उनकी यात्राओं में प्रशांत क्षेत्र का पहला सटीक मानचित्र प्रदान किया। जेम्स कुक द्वारा 1759 और 1763 से 67 ईसा में कनाडा के तटों की खोज की गई तथा प्रशांत महासागर में 3 समुद्री अभियान भी चलाए। जेम्स कुक पहले यूरोपीय थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पता लगाया और न्यूजीलैंड व हवाई जैसे द्वीपों के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी। जेम्स कुक ने अपने पृथ्वी का चक्कर लगाने और अंटार्कटिका की खोज के अभियान के दौरान टोंगा, ईस्टर आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, साउथ सैंडविच आइलैंड्स और साउथ जॉर्जिया जैसे द्वीप का पता लगाया। साथ ही काल्पनिक दक्षिणी महाद्वीप टेरा ऑस्ट्रेलिस के अस्तित्व को असत्य साबित किया। अब बात करते हैं मेरीवेदर लुईस। तो अमेरिकी अन्वेषक मेरीवेदर लुईस के प्रख्यात लुईस एंड क्लार्क अभियान के लिए जाना जाता है। इस अभियान में एक अन्य अमेरिकी अन्वेषक विलियम क्लार्क भी इसके साथ थे। लुईस एंड क्लार्क अभियान एक अमेरिकी सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य लुइसियाना, परचेज और उत्तर पश्चिम प्रशांत का पता लगाना था। यह अभियान अमेरिकी अन्वेषक के इतिहास का एक प्रमुख अध्याय है। इस अभियान के द्वितीयक उद्देश्य में क्षेत्र के पौधों, पशु जीवन, भूगोल का अध्ययन और स्थानीय अमेरिकी भारतीय जनजातियों के साथ व्यापार स्थापित करना शामिल था। अमेरिका के पश्चिमी भाग की ओर भेजा गया पहला अमेरिकी अभियान था। बात करते हैं एदा लॉरा फाइफर। तो ऑस्ट्रिया की अन्वेषक यात्री इदा लॉरा फाइफर विश्व की पहली महिला अन्वेषक थीं जिसकी प्रसिद्ध पुस्तकों का 7 भाषाओं में अनुवाद हुआ। फाइफर ने फिलिस्तीन व मिस्र, स्कैंडिनेविया व आइसलैंड तथा ब्राज़ील, चिली, चीन, भारत, ईरान आदि देशों की यात्रा की तथा इन यात्राओं के वृत्तांत को पुस्तक के जरिए प्रकाशित किया। इन यात्राओं का वर्णन अ वुमेन जर्नी राउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक में मिलता है। विश्व भ्रमण की अपनी यात्रा के दौरान लॉरा फाइफर ने विभिन्न देशों से
पौधों, कीटों, मलास्क, समुद्री जीवों, खनिज नमूने आदि एकत्रित किए और ये नमूने नेचर हिस्ट्री म्यूजियम और म्यूजियम फॉर नेचर कुंडे में संग्रहित है। अब बात करते हैं डेविड लिविंगस्टोन। तो ये हैं डेविड लिविंगस्टोन, ये गलत टाइप हो गया। डेविड लिविंगस्टोन एक स्कॉटिश मिशनरी, अन्वेषक, उन्मूलनवादी और चिकित्सक थे जिसने अफ्रीका महाद्वीप की खोज की। जिन्होंने क्या? अफ्रीका महाद्वीप की खोज की थी। ब्लैंटायर में जन्मे डेविड लिविंगस्टोन ने पूर्व से पश्चिम की ओर अफ्रीका महाद्वीप को पार किया था तथा जाम्बेजी नदी और विक्टोरिया फॉल्स जैसे जल संसाधनों का पता लगाया, जिसने यूरोपीय अभी तक अनभिज्ञ थे। इंग्लैंड वापसी के बाद लिविंगस्टोन ने मिशनरी ट्रेवल्स एंड रिसर्चेज इन साउथ अफ्रीका नामक पुस्तक की रचना की, जो वर्ष 1857 में प्रकाशित हुई। डेविड लिविंगस्टोन एक दयालु व्यक्ति था जो अफ्रीका के निवासियों का जीवन सुधारना चाहता था। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अनेक कष्ट सहकर अफ्रीका के अज्ञात प्रदेशों का पता लगाया और वर्ष 1873 में दक्षिण अफ्रीका में उसकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं रिचर्ड वर्टन। सर रिचर्ड फ्रांसिस वर्टन एक ब्रिटिश अन्वेषक, भूगोलवेत्ता, अनुवादक, लेखक, सैनिक, उन्मुखवादी, चित्रकार, नृवंश विज्ञानी, जासूस, भाषाविद, कवि तथा राजनीतिक थे। वह एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपनी यात्रा और अन्वेषण के साथ साथ भाषाओं और संस्कृतियों के असाधारण ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 29 यूरोपीय, एशियाई, अफ्रीकी भाषाओं का ज्ञान था। रिचर्ड वर्टन पहले यूरोपीय थे जिन्होंने तांगयिका झील की खोज की। यह महान अफ्रीकी झीलों में से एक है जो घनत्व और गहराई की दृष्टि से रूस की बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे लंबी झील भी है जिसका क्षेत्रफल 4 देशों में बटा है, तंजानिया, कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया। रिचर्ड वर्टन ने वर्ष 1853 में अफगानिस्तान मुस्लिम के रूप में काहिरा, स्वेज और मदीना की यात्रा कर मक्का तक की यात्रा भी की थी। उन्होंने पहली बार पवित्र मुस्लिम स्थल काबा का चित्र भी बनाया था। अब बात करते हैं सैमुअल बेकर। तो सर सैमुअल व्हाइट बेकर एक अंग्रेजी अन्वेषक, लेखक और प्रशासक थे जिन्होंने ऊपरी नील नदी का पता लगाया था और एल्बर्ट झील की खोज की थी। सैमुअल बेकर की या उसको दक्षिणी सूडान दास व्यापार को दबाने की मांग करने के लिए भी जाना जाता है। एक व्यापारी के पुत्र सैमुअल बेकर पारिवारिक व्यापार की देख रेख के लिए मॉरिशस और सिलोन के साथ साथ मध्य पूर्व में भी रहे थे। वर्ष 1861 में अफ्रीका गए और एक वर्ष तक सूडान और इथियोपिया सीमा पर नील नदी की सहायता नदियों का पता लगाया। बेकर ने बताया कि नील नदी का स्रोत एल्बर्ट न्यांजा झील है। वर्ष 1866 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। द राइफल एंड द डाउन्ड इन सिलोन और द नाइल ट्रिब्यूटरीज ऑफ एबिसिनिया सैमुअल बेकर की प्रमुख पुस्तक है। बात करते हैं चार्ल्स डार्विन। तो ब्रिटिश प्रकृति विज्ञान और अन्वेषक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को प्राकृतिक चयन द्वारा क्रम विकास के वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए जाना जाता है। यह सिद्धांत आधुनिक क्रम विकास अध्ययन की नींव माना जाता है। यह सिद्धांत डार्विन की 1831 से 36 ईसा में HMS बीगल नामक जहाज द्वारा की गई उनकी समुद्री यात्रा के संग्रहों पर आधारित था। इस सिद्धांत का डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूर्ण रूप से सार्वजनिक किया गया और वर्तमान में हम जो सजीव चीज़ें देखते हैं उनकी उत्पत्ति व विविधता को समझाने के लिए डार्विन का क्रम विकास का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। डार्विन ने इस संबंध में दक्षिण अमेरिका में कई अभियानों में नेतृत्व किया था। इसके दौरान दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों व ट्वीपों में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की। बात करते हैं मैरी किंग्सले। तो मैरी हेनरिएटा
किंग्सले एक अंग्रेजी खोजकर्ता, चिकित्सक, वैज्ञानिक, लेखक और नृवंश विज्ञानी थे जिन्होंने पूरे पश्चिमी अफ्रीका की यात्रा की थी। इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीकी संस्कृति और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की यूरोपीय धारणाओं को आकार देने में सहायता मिली। मैरी किंग्सले पश्चिमी और मध्य अफ्रीका की यात्रा करने वाली पहली यूरोपीय महिला थीं। मैरी ने नाइजीरिया, गैबॉन, अंगोला और कैमरून जैसे देशों की जानकारी उपलब्ध कराई। पश्चिम अफ्रीका पर आधारित अपनी लेखन सामग्रियों और यात्राओं के लिए प्रसिद्ध मैरी किंग्सले की प्रमुख रचनाओं में ट्रेवल्स इन वेस्ट अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीकन स्टडीज़ शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका युद्ध के दौरान बीमार कैदियों की देखभाल करते हुए ही मैरी किंग्सले टाइफाइड का शिकार हुई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ईवा डिक्सन स्वीडन की अन्वेषक, यात्रा वृत्तांत लेखक, पायलट, रैली ड्राइवर ईवा डिक्सन का मूल नाम ईवा लिंडस्ट्रॉम था। ईवा डिक्सन कार के द्वारा सहारा रेगिस्तान को पार करने वाली पहली महिला थी। ईवा डिक्सन ने वर्ष 1932 में कार से सहारा मरुस्थल पार किया था। ईवा डिक्सन सिल्क रोड पर ड्राइव करने वाली पहली महिला थी। उसने वर्ष 1937 में कार द्वारा स्टॉकहोम से बीजिंग तक की यात्रा की। ईवा डिक्सन ने अकेली ये यात्रा पूरी की थी तथा इस यात्रा के दौरान जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, तुर्की, सीरिया और ईरान देशों में गुजरी। इस यात्रा के दौरान वर्ष 1938 में बगदाद, इराक में वह दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बात करते हैं गर्ट्रूड बेल। तो गर्ट्रूड मार्गरेट लेथियन बेल एक अंग्रेजी अन्वेषक, लेखक, यात्री, राजनीतिक अधिकारी, प्रशासक और पुरातत्व शास्त्री थे। बेल ने सीरिया, मेसोपोटामिया, निम्न एशिया और अरब क्षेत्र की यात्राओं द्वारा इनका मानचित्रीकरण किया, जो ब्रिटिश शाही नीति बनाने में उल्लेखनीय सिद्ध हुए। बेल ने हाशिमिते राजवंश के बगदाद की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। बेल ने टी.ई. लॉरेंस के साथ जॉर्डन और इराक में हाशिमिते राजवंशों का समर्थन करने में सहायता की। गर्ट्रूड बेल को प्रथम विश्व युद्ध के बाद आधुनिक इराक की स्थापना में सहायता करने के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। बेल ने वर्ष 1921 में ईरान के निर्माण में योगदान दिया था, साथ ही इराक का राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया। गर्ट्रूड बेल की मृत्यु भी बगदाद में हुई थी। बात करते हैं रोआल्ड एमंडसेन। तो नार्वे के अन्वेषक रोआल्ड एमंडसेन को वर्ष 1911 में दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के पहले अभियान की अगुवाई करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। नार्वे के एक छोटे शहर बोर्ग में जन्मे एमंडसेन ने वर्ष 1926 में उत्तरी ध्रुव के अभियान की अगुवाई की। इनका पूरा नाम रोआल्ड एनजेल्डवर्थ गेवनिंग एमंडसेन था। ध्रुवीय अन्वेषण के क्षेत्र में सबसे महान व्यक्तियों में शामिल एमंडसेन हवाई मार्ग से आर्कटिक पार करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। एमंडसेन ने वर्ष 1903 से 6 में उत्तर पश्चिम मार्ग की सबसे पहले यात्रा की थी। वर्ष 1928 में एमंडसेन द्वारा आर्कटिक महासागर में साथी खोजकर्ताओं को बचाने के प्रयास के दौरान उनका विमान समुद्र में लापता हो गया था। एमंडसेन द्वारा द साउथ पोल और फर्स्ट क्रॉसिंग ऑफ द पोलर सी नामक पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया था। अब बात करते हैं एलोहा वेंडरवेल। तो एलोहा वेंडरवेल कनाडाई अमेरिकी मूल की एक अन्वेषक, लेखक, फिल्म निर्माता थी, जिनका जन्म विनिपेग, कनाडा में हुआ था। कार द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली पहली महिला ड्राइवर थी। उसने वर्ष 1918, 1930, 1935 में आई फोर्ड की मॉडल टी, मॉडल ए और सेडॉन गाड़ियों द्वारा विश्व भ्रमण अभियान पूरा किया था। एलोहा वेंडरवेल ने अपने जीवन काल में 6 महाद्वीपों के 80 देशों की यात्रा की तथा फोर्ड मोटर गाड़ी में 5 लाख मील से अधिक दूरी तक ड्राइविंग की। एलोहा वेंडरवेल की यह यात्रा नीस से 29 दिसंबर 1922 को शुरू होकर जनवरी 1927 में नीस में ही समाप्त हुई थी। बात करते हैं जैकस कोस्ट्यू। जैकस कोस्ट्यू एक फ्रांसीसी समुद्र अन्वेषक और इंजीनियर थे, जो अपने अंडर वाटर अभियानों के लिए जाने जाते। कोस्ट्यू एक्वालंग के सह
आविष्कारक भी थे। यह पानी के भीतर सांस लेने का एक श्वास उपकरण है जिसे स्कूब भी कहते हैं। वर्ष 1942-43 में कोस्ट्यू और इमिली गैगनन ने मिलकर इस उपकरण को बनाया था। कोस्ट्यू ने समुद्री अन्वेषण में अपने कार्य का विस्तार करने के लिए कई मार्केटिंग, विनिर्माण, इंजीनियरिंग और अनुसंधान संगठन स्थापित किए थे। कोस्ट्यू ने समुद्र अन्वेषक पर द साइलेंट वर्ल्ड, थ्रू 18 मीटर्स ऑफ वाटर, द लिविंग सी, 3 एडवेंचर, गालापेगोस, टिटिकाका, द ब्लू होल, डॉल्फिन तथा द ह्यूमन, द आर्टिकल एंड द ऑक्टोपस, एक्सप्लोरिंग एंड कंजर्विंग आवर नेचुरल वर्ल्ड जैसी पुस्तकें भी लिखी। अब बात करते हैं एडमंड हिलेरी। तो न्यूजीलैंड के महान पर्वतारोही, अन्वेषक और समाज सेवी सर एडमंड हिलेरी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहले व्यक्ति थे। हिलेरी ने 29 मई 1953 को तिब्बती पर्वतारोही तेंजिंग नार्गे के साथ एवरेस्ट फतह किया था। एडमंड हिलेरी ने वर्ष 1956-57 में स्कॉट बेस की स्थापना के लिए अंटार्कटिक अभियान का प्रतिनिधित्व भी किया था। एडमंड हिलेरी ने वर्ष 1960 में हिमालयन ट्रस्ट की स्थापना की, जो खुम्बू क्षेत्र के शेरपाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्य करती है। इन शेरपाओं ने हिलेरी के अभियानों में उनकी काफ़ी सहायता की थी। हिलेरी ने एवरेस्ट के अलावा न्यूजीलैंड की 16 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के साथ आल्प्स में भी कई पर्वत चोटियों भी फतह की थी। अब बात करते हैं वैलेंटीना तेरेशकोवा। रूस की अंतरिक्ष यात्री और अन्वेषक वैलेंटीना व्लादिमीरोवना तेरेशकोवा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला हैं। तेरेशकोवा 71 घंटे की अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान पृथ्वी के 48 चक्कर लगाकर वापस लौटी थीं और यह उस समय सभी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा संयुक्त रूप से अंतरिक्ष में बिताए गए समय से अधिक समय अवधि थी। तेरेशकोवा वास्टोक 6 नामक अंतरिक्ष यान से 16 जून 1963 को अंतरिक्ष में पहुंची थी और इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान के बाद तेरेशकोवा को ऑर्डर ऑफ लेनिन और हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन सम्मान प्रदान किए गए। वर्ष 1966 में तेरेशकोवा यूएसएसआर की राष्ट्रीय संसद सुप्रीम सोवियत की सदस्य बनी तथा कई अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के संगठनों और कार्यक्रमों के लिए सोवियत प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1980 के दशक तक उनकी अंतरिक्ष यात्रा किसी महिला द्वारा की गई एकमात्र अंतरिक्ष यात्रा थी। रेनहोल्ड मैसनर। इटली के रेनहोल्ड मैसनर एक पर्वतारोही और अन्वेषक हैं। वर्ष 1978 में मैसनर और पीटर हेविलर ने सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कंटेनर के बिना विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने की उपलब्धि प्राप्त की। इसने 2 वर्ष बाद रेनहोल्ड मैसनर ने अकेले बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतह किया। रेनहोल्ड मैसनर विश्व के पहले ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने 26,250 फीट से अधिक ऊंचाई वाली सभी 14 पर्वत चोटियों को फतह किया। इनमें लाहोत्से, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गारिशब्रूम फर्स्ट और सेकंड, चो ओयू, ब्रंट पीक, कंचनजंगा, शीश पंगमा, एवरेस्ट, K2, नंगा पर्वत और मनासलू शामिल हैं। तानिया एबी। अमेरिकी नाविक व अन्वेषक तानिया एबी ने वर्ष 1985 से 87 में 18 व 21 वर्ष की आयु के बीच 26 फीट की सेलबोट में अकेले पृथ्वी की परिक्रमा करने की उपलब्धि प्राप्त की थी। तानिया यह कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी और उस समय विश्व की सबसे कम आयु की महिला थी। यात्रा के दौरान तानिया ने कैरेबियन, दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर तथा उत्तर अटलांटिक पार किए। इस दौरान 23 देशों में पड़ाव लिए। तानिया एबी ने अपनी इस यात्रा को मेडन बॉयज नामक पुस्तक में उजागर किया। अब बात करते हैं एलन मैकआर्थर। ब्रिटिश पॉल नौका चालक डैम एलन मैकआर्थर ने अपने पहले प्रयास के दौरान ही सबसे तेज अकेले बिना रुके पॉल नौका से विश्व का चक्कर लगाने का कीर्तिमान बनाया था। मैकआर्थर ने वर्ष 2005 में उपलब्धि प्राप्त की थी। एलन मैकआर्थर ने फ्रांसिस जोयोन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की। वर्ष
2008 में इस फ्रांसीसी नाविक ने पुनः यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। पेशेवर नौकायन से सेवानिवृत्त होने के बाद एलन मैकआर्थर फाउंडेशन की स्थापना की और एलन मैकआर्थर ने टेकिंग ऑन द वर्ल्ड, रेस अगेंस्ट टाइम और फुल सर्कल नामक पुस्तकें भी लिखी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।